हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लैक्शन के बारे में जाना, लेकिन इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे पास वह है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण है ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन तब तक करती हैं जब तक वह अपना माध्यम चेंज नहीं करती हैं। अगर वह एक ही माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में ही जाएगी। लेकिन दिक्कत तब होता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रकाश की एक किरण है जो पहले एयर में ट्रेवल कर रही है, अब वह आएगी वाटर में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण है वह अपना माध्यम चेंज करेगी। तो जब कभी भी प्रकाश की किरणें ट्रेवल करती हुई माध्यम चेंज करती हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उसका जो नेचुरल स्ट्रेट लाइन पथ है उस पथ से वो भटक जाती हैं और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। और इस प्रकार ये प्रकाश की किरण का डायरेक्शन जो है अपना जो नेचुरल स्ट्रेट लाइन पथ है उससे डेविएट होकर थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी सरल शब्दों में अगर कहा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपना रास्ता वो चेंज कर लेती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम और डिटेल जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। अब हम अपने डेली लाइफ की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। पानी से भरे किसी टैंक की तली उठी हुई दिखाई देती है। वास्तव में क्या होता है कि जो टैंक की तली है वह उतनी उठी हुई नहीं होती है जितनी कि वह हमें दिखाई देती है कि जब उसमें पानी से भर दिया जाता है। तो ये एक घटना है जो हम अपने डेली लाइफ में अनुभव करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पानी में आंशिक रूप से डूबे पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती हैं। जब किसी पेंसिल को आप आंशिक रूप से पानी में डुबाएं ताकि उसका आधा भाग जो है वो एयर में रहे और आधा भाग पानी के अंदर रहे, तो वैसी स्थिति में पेंसिल जो है वो हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रिंटेड पेपर में कांच के एक स्लैब को रख दें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसमें जो प्रिंटेड मटेरियल है, जो अक्षर हैं, वह उठे हुए प्रतीत होंगे। तो ये सभी कुछ घटनाएं हैं जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो अब हमें जानना है कि इन सभी घटनाओं के पीछे का राज क्या है। तो इन सभी घटनाएं, इसके अलावा और भी अनेक तरह की घटनाएं हैं जिनके पीछे का राज जो है वह है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। चूंकि हमने ये तो जान लिया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अब हमें जानने की जरूरत है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब कभी भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उस दौरान प्रकाश कुछ बेसिक्स रूल्स फॉलो करती है, कुछ नियम फॉलो करती है। तो इसी रूल्स को हम प्रकाश के अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। अब आइए हम देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम क्या क्या है। अपवर्तन के नियम को एकदम हम ग्राउंड लेवल में समझेंगे। हम इमेजिन करते हैं कि दो मीडियम है, एक है फर्स्ट मीडियम और एक है सेकंड मीडियम, और दोनों मीडियम को अलग करने वाले इंटरफेस हैं। ये इंटरफेस क्या है? नहीं, ये इंटरफेस एक ऐसा सरफेस है जो कि दोनों मीडियम को अलग करती है। अब हम इमेजिन करते हैं कि एक लाइट रे इस इंटरफेस पर आकर टकराती है। तो जब ये लाइट रे इंटरफेस पर आकर टकराती हैं तो यहाँ क्या होता है ना, प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश अपना मूल जो डायरेक्शन है उससे डेविएट हो जाती है। अब जिस पॉइंट पर ये किरण आकर टकराती हैं उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल डालेंगे जिससे हम अभिलंब कहेंगे। ये अभिलंब क्या है? ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इंटरफेस के परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पर हमें तीन चीज दिखाई दे रही है, एक है आपतित किरण, दूसरा है अपवर्तित किरण और तीसरा है अभिलंब यानी नॉर्मल। आपतित किरण को हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहेंगे और अपवर्तित किरण को हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। तो यहाँ तीन चीज हमें दिखाई दे रही है, एक है आपतित किरण, एक है अपवर्तित किरण और एक है अभिलंब यानी नॉर्मल। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है वह ये बताती है कि ये तीनों चीज एक ही तल में होगी, एक ही प्लेन में होगी। यानी प्रथम नियम ये बताती है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होगी, एक ही प्लेन में होगी। तो ये रहा अपवर्तन के प्रथम नियम। अब हम अपवर्तन के द्वितीय नियम को देखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को I द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इससे आपतन कोण कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इससे कहा जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को R द्वारा इंडिकेट किया जाता है और इससे कहा जाता है अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन का जो सेकंड नियम है वो ये बताती है कि साइन I और साइन R का जो रेशियो है वह एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, एक फिक्स्ड राशि होगा। यानी साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वह एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो इसी नियम को अपवर्तन का सेकंड नियम कहा जाता है या फिर इससे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाएगा, यानी स्नेल के अपवर्तन का नियम। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी किसी प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद ये अपवर्तित किरण कभी कभार अभिलंब के सामने आती है तो कभी कभार अभिलंब से दूर भागती है। ये डिपेंड करता है कि प्रकाश की किरण जो है वह किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। अगर प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो प्रकाश की किरण नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो यानी प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागेगी। इस प्रकार अपवर्तन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हमने समझ लिया। अब आइए इन दोनों नियम को हम शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ बताती है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले सतह के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होंगे। यानी तीन चीज दिया हुआ है, एक है आपतित किरण, दूसरा है अपवर्तित किरण और तीसरा है अभिलंब यानी सतह पर जो अभिलंब डाला गया। तो ये तीनों चीज जो है एक ही तल में होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। ये जो है ये है प्रथम नियम। और सेकंड नियम जो है वो क्या है, न प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होगा। यानी कहने का मतलब कि साइन I और साइन R का जो रेशियो होगा वह एक फिक्स्ड होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फिक्स तभी होगा अगर हम प्रकाश के रंग को चेंज नहीं करें, साथ ही साथ माध्यमों को भी चेंज नहीं करें। अगर हम प्रकाश के रंग या फिर माध्यमों को चेंज कर देंगे तो ये राशि फिक्स नहीं होगी, ये राशि में बदलाव आएगा। इसीलिए यहाँ पर यह शब्द लगाया गया है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों का युग्म। यहाँ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सेकंड नियम जो है तभी सही है कि अगर ये I का मान यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। यानी स्नेल का अपवर्तन का नियम तभी मान्य होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। इस प्रकार अपवर्तन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हमने देख लिया। प्रकाश के अपवर्तन को लेकर एक क्वेश्चन अक्सर चर्चा में रहती है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण के मुड़ने की वैज्ञानिक कारण क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश जो है अपना डायरेक्शन बदल लेती है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो होता क्या है कि प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की जो चाल है, ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल में परिवर्तन आ जाता है और चाल में परिवर्तन आने के कारण प्रकाश की
किरण का जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाता है, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में भिन्नता के कारण ऐसा होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर मीडियम की अपनी अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आइए समझते हैं। स्नेल के अपवर्तन नियम के अनुसार हम जानते हैं कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वह एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को ही हम कहते हैं अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इससे हम n21 द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब सवाल यह है कि n21 क्यों? क्योंकि n21 जो है ये अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है? ये जो है ये अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, यानी n21 जो है वह प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ये बात ध्यान में रखनी होती है। प्रथम माध्यम क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की किरण सबसे पहले आती है वह है प्रथम माध्यम, और दूसरा माध्यम क्या है ना, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण बाद में पहुंचती है वह है दूसरा माध्यम। तो ये जो अपवर्तनांक है ये अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष। सापेक्षिक अपवर्तनांक को हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। n21 यानी ये क्या है ना, ये है अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल उसको हम भागा दे देंगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल से। तो इस प्रकार हम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका उल्टा यानी अगर हमें निकालना हो n12 यानी प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो क्या करेंगे? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और उसको भागा दे देंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल से। इस प्रकार सापेक्षिक अपवर्तनांक को हम इस प्रकार के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर है निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात यानी वैक्यूम के सापेक्ष एक्सप्रेस किया जाता है तो वैसे अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात यानी वैक्यूम के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं n क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी भी माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसको हम भागा दे देंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम का हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी उससे भागा दे देंगे, और जो हमारा वैल्यू आएगा वही उस माध्यम की निरपेक्ष अपवर्तनांक होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि अपवर्तनांक का इकाई क्या हो सकता है। क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं बताया कि अपवर्तनांक की क्या इकाई हो सकती है या नहीं, और अगर इकाई है तो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अपवर्तनांक की क्या इकाई है, अगर है तो क्या इकाई है। अब हमारा अगला टॉपिक है गोलीय लेंस यानी स्फेरिकल लेंस। हम अपने डेली लाइफ में अनेक कार्यों को करने के लिए लेंस का यूज करते हैं। प्रिंटेड पेपर में अगर छोटे छोटे अक्षर को अगर हमें देखना हो तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं, यह भी एक तरह की लेंस है। उसी प्रकार लोग अपनी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में लेंस का यूज करते हैं। यहाँ तक कि हम अपने लैब में जो माइक्रोस्कोप से छोटी चीजों को देखते हैं उसमें भी लेंस लगा हुआ रहता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो लेंस जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये लेंस क्या है? लेंस जो है ये एक तरह का पारदर्शी माध्यम है जो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ रहता है। इसमें हो सकता है कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो या फिर कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। तो ऐसे चीज को, ऐसे पदार्थ को हम लेंस कहेंगे। यानी 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है लेंस कहलाता है। आमतौर पर 2 तरह के लेंस होते हैं।
उत्तल लेंस, इससे कन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है, और अवतल लेंस, इससे कनकेव लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस क्या होती हैं? ये बीच में मोटी होती हैं, किनारे किनारे पतली होती हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम छोटे लिखावट को पढ़ने में यूज करते हैं, वो क्या है? वह एक तरह का उत्तल लेंस है। अगर इसको हम छू के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बीच वाली जो भाग है ये मोटी होती है और किनारे किनारे पतली होती हैं। तो ये जो है ये उत्तल लेंस है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। लेकिन अवतल लेंस जो होता है ये उसका उल्टा होता है, यानी बीच में जो है ये पतली होती है और किनारे किनारे मोटी होती है। यानी कहने का मतलब कि लेंस जो है ये आमतौर पर दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। लेंस का एक साइड या फिर दोनों साइड गोलीय हो सकता है। अगर किसी उत्तल लेंस के दोनों साइड गोलीय हैं तो वैसे उत्तल लेंस को हम डबल कन्वेक्स लेंस या फिर हिंदी में द्वि उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक इसी प्रकार कनकेव लेंस के केस में अगर किसी अवतल लेंस के दोनों साइड अगर गोलीय हो तो वैसे अवतल लेंस को हम डबल कनकेव लेंस या फिर द्वि अवतल लेंस कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि लेंस जो हैं ये समांतर प्रकाश किरणों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। जब किसी उत्तल लेंस पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद सभी प्रकाश किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक खास बिंदु पर मिल जाती हैं। यानी उत्तल लेंस जो है सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर आकर मिला देती हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम अवतल लेंस का उदाहरण लें तो अवतल लेंस जो है ये समांतर प्रकाश किरणों की बिंब को बिखेर देती हैं, जिसके कारण ये सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल नहीं पाती हैं और ये प्रकाश किरणें ऐसी प्रतीत होती हैं कि पीछे किसी बिंदु से निकल रही हैं। इसीलिए अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस भी कहा जाता है। लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में अब हम जानेंगे। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रकाशिक केंद्र जिसे हम इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, और द्वारक यानी एपर्चर। किसी लेंस की वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी और द्वारक क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। किसी उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का उदाहरण लेकर हम पहले समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। किसी उत्तल लेंस में दो सरफेस होती हैं, पहला और दूसरा। तो पहला सरफेस जो है ये भी किसी गोले का एक भाग है और उस गोले का जो केंद्र होगा उससे हम C1 द्वारा इंडिकेट करेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो सरफेस है ये भी किसी एक गोले का भाग होगा और उसका जो केंद्र होगा उससे हम C2 द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो ये जो दो बिंदु हैं C1 और C2, इसे ही हम कहते हैं वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो होगी, स्ट्रेट लाइन जो होगी, उससे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रकार किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या है, फोकल लेंथ क्या है। किसी लेंस की जो मिडिल पॉइंट है उससे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर। दर्पण के केस में हमने देखा कि किसी दर्पण का जो मिडिल पॉइंट है उसको हमने पोल यानी ध्रुव कहा, लेकिन लेंस के केस में जो मिडिल पॉइंट है उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। अब इस लेंस का एग्जाम्पल लेकर हम फोकस दूरी को समझने की कोशिश करते हैं। जब इस लेंस पर समानांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं तो अपवर्तन के बाद ये सभी प्रकाश किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक खास बिंदु पर मिल जाती हैं और जिस बिंदु पर ये सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिलती है उस बिंदु को F द्वारा इंडिकेट कहा जाता है और जिससे मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तब फोकस दूरी क्या है? तो फोकस दूरी ऑप्टिकल सेंटर और मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहेंगे। अगर प्रकाश की किरणों को हम विपरीत दिशा से आपतित कराएं तो क्या होगा? अपवर्तन के बाद ये सभी प्रकाश की किरणें
प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक खास बिंदु पर लेफ्ट साइड में आके मिलेंगी और इसी पॉइंट को हम एफ द्वारा इंडिकेट करेंगे और एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहेंगे। तो हमने क्या देखा कि किसी भी लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अब ये इमेजिन करते हैं कि एक उत्तल लेंस है, तो इसकी जो लेफ्ट साइड में जो मुख्य फोकस होगी उससे हम F1 द्वारा इंडिकेट करेंगे और राइट साइड में जो मुख्य फोकस होगी उससे हम F2 द्वारा इंडिकेट करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी लेंस के दो मुख्य फोकस हो सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक इसी प्रकार अब हम कनकेव लेंस यानी अवतल दर्पण के केस में देखते हैं। जब किसी अवतल दर्पण पर समानांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के बाद ये सभी प्रकाश किरणें डाइवर्स हो जाती हैं और डाइवर्स होने के कारण ये सभी प्रकाश किरणें किसी एक खास बिंदु पर मिल नहीं पाती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अपवर्तन के बाद ये सभी प्रकाश किरणें लेंस के पीछे किसी एक खास बिंदु से निकल रही हो। तो इसी बिंदु को जहां से प्रकाश की किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं उस बिंदु को इस लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे एफ द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और ये मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहेंगे, जिसे एफ द्वारा इंडिकेट किया गया है। अगर हम प्रकाश की किरणों को विपरीत दिशा से आपतित कराएं तो क्या होगा न प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद डाइवर्स हो जाएगी और ये सभी किरणें ऐसे प्रतीत होगी कि राइट साइड के किसी एक खास पॉइंट से सभी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो इसी पॉइंट को हम एफ द्वारा इंडिकेट करेंगे जो कि लेंस का मुख्य फोकस होगा। तो डायग्राम से हमें पता चला कि उत्तल लेंस की भांति ही अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होते हैं। जो लेफ्ट साइड में होती है उससे F1 द्वारा इंडिकेट किया जाता है और जो राइट साइड में होती है उससे F2 द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो चाहे लेंस कोई भी हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ये क्या है? जब हम लेंसों से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें तरह तरह के डिस्टेंसेस को मेजर करना पड़ता है, जैसे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। तो हमें यहाँ पर एक समस्या आती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी डिस्टेंस को हम पॉजिटिव में लें और कौन सी डिस्टेंस को नेगेटिव में लें। तो इसी परेशानी से बचने के लिए हम पढ़ते हैं गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में प्रकाश के परावर्तन के नाम से एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है जिसमें हमने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी का उल्लेख किया है। तो जो दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी है सम वही चिन्ह परिपाटी लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने डाल दिया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको चिन्ह परिपाटी को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें ध्यान दो बात रखनी है। पहला तो ये कि गोलीय दर्पणों के लिए जो चिन्ह परिपाटी हम अपनाई जाती है वही चिन्ह परिपाटी हम लेंसों के लिए भी अपनाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, लेकिन लेंस के केस में सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। बस ये दो पॉइंट ही आपको याद रखना है, यानी चिन्ह परिपाटी चाहे मिरर का हो या लेंस का हो सेम होगी। अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। 1 डिवाइडेड बाय V माइनस 1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F। ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करते हैं? जब लेंसों से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होगा तो इस फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। यहाँ आप जान लें कि V जो है ये है इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, U जो है वह है वस्तु की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को लेंस फॉर्मूला कहा जाता है। लेंस फॉर्मूला जो है देखने में मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है।
मिरर फॉर्मूला में क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय v और 1 डिवाइडेड बाय u के बीच पॉजिटिव साइन रहता है, लेकिन लेंस फॉर्मूला में ये जो साइन है वो नेगेटिव रहता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दें कि लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव साइन रहता है, जबकि मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन रहता है। अब हम अगले टॉपिक में आएंगे, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ ए लेंस। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहा जाता है। कोई भी लेंस की पावर क्या है, न वह लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर कितनी मात्रा में मोड़ पा रही है, उसी के द्वारा उसका पावर का आकलन किया जाता है। अगर कोई लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर ज्यादा मोड़ पा रही है तो उसका क्षमता अधिक होगा, और अगर किसी लेंस जो है ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा मोड़ नहीं पाती हैं तो उसकी क्षमता कम होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं। अब दोनों पर पैरेलल प्रकाश की किरणें हम डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पहला लेंस है वह प्रकाश की किरण को मोड़ती तो ठीक है, लेकिन उसको कम मोड़ पाती है। लेकिन जो दूसरी लेंस है वह प्रकाश की किरण को बहुत ज्यादा मोड़ देती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो दूसरी लेंस है वह अधिक पावरफुल है, यानी दूसरी लेंस की जो क्षमता है, पावर है, वह पहली लेंस की तुलना में अधिक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो उत्तल लेंस होती है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है, लेकिन अवतल लेंस की जो पावर होती है वह नेगेटिव में होती है। कारण क्या है कि उत्तल लेंस जो है वह प्रकाश की किरणों को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ती है, लेकिन अवतल लेंस क्या करती है कि वह प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर करती है। अवतल लेंस के केस में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये जो है ये प्रकाश की किरण को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ने के बजाय इसको प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर की ओर मोड़ देती हैं, जिसके कारण लेंस की जो क्षमता है उसे हम नेगेटिव में लेते हैं। यही कारण है कि कनकेव लेंस का यानी अवतल लेंस का जो पावर है, जो क्षमता है, वह नेगेटिव में लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। लेंस की क्षमता के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, वह क्या है न P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F, यानी किसी भी लेंस की जो पावर है वो क्या होगी न 1 के साथ F को डिवाइड कर देंगे। यानी किसी भी लेंस की अगर हमें पावर निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी किसी लेंस की पावर हमें निकालना है तो जो फोकस दूरी है उसको सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही इस वैल्यू को पुट करना है, तब हमें लेंस की क्षमता निकालना है। अगर हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर ही रहने दें या कोई दूसरे मात्रक में रहने दें और उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो वह हमारा जो है करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है ना, फोकस दूरी को मीटर में बदल लेना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस की क्षमता जो है इसका एसआई मात्रक है डायोप्टर। चलिए इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए। एक उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक टॉपिक को टच नहीं किए हैं, वह है लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज। किसी भी लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी बड़ी बनेगी, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो मैं बना दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखें। फ्रेंड्स, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हर नए वीडियोस की लेटेस्ट अपडेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।